जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो हरियाणा जीके, इंडिया जीके 2015 से 2025 पीवाईक्यू लगभग 6000 प्लस पीवाईक्यू की हमारी क्लास डेली सुबह 7 बजे आपको ये देखने को मिलती है। आज हमारी 11वीं क्लास है, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, जिसके अंदर आपको इंडिया जीके, साइंस, हरियाणा जीके जितने भी पीवाईक्यू हैं लगभग 6000 प्लस 2015 से 2025 आपको करवाए जा रहे हैं। क्लास अगर अच्छी लगती तो मेरे दोस्तों क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर जरूर कर दिया करो, क्लास को हाइप जरूर कर दिया करो। और इनकी अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप कर लेना है। आपको कंप्लीट पीडीएफ जो है हरियाणा ग्रुप डी हो, पुलिस हो, आपको कंप्लीट पीडीएफ इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर लेनी है। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है, पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत श्रेणी कहा जाता है। और अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये जो पर्वत श्रृंखला है ये दिल्ली से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के अंदर जाकर समाप्त हो जाती है। अरावली का सर्वोच्च शिखर का जो नाम है वो गुरु शिखर है। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 1722 मीटर है। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? भारतीय राज्य सीमा के अंदर पूछा गया, कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। और ये कहां पर है? सिक्किम राज्य के अंदर है कंचनजंगा। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8586 मीटर है। और ये नेपाल सीमा के ऊपर सिक्किम के अंदर स्थित है। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन है ढोसी की पहाड़ी कहा जाता है, यानी कि जिसको ढोसी तीर्थ जो हरियाणा के अंदर है, लगभग जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा के ऊपर हरियाणा, दक्षिण हरियाणा के अंदर ये स्थित है। और एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था च्यवन ऋषि। तो च्यवन ऋषि की तपोस्थली यानी कि तपोभूमि भी ढोसी की पहाड़ी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी को पर्वतमाला, कौन सी पर्वतमाला नर्मदा नदी और ताप्ती नदी को अलग करती है? राइट ऑप्शन रहेगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा रेंज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ठीक है। और जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, जो नर्मदा नदी है, वो सतपुड़ा पर्वतमाला के कौन से भाग से निकलती है? उत्तर पूर्वी भाग से निकलती है। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये कहां पर जाकर गिरती हैं? ये अरब सागर के अंदर जाकर गिरती हैं। नेक्स्ट है, मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर डी, विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य पर्वत श्रृंखला कहां पर है? मध्य भारत के अंदर स्थित है। ये कहां कहां से गुजरती है? ये यूपी, बिहार और एमपी और गुजरात तक ये फैली हुई है। ठीक है। विंध्य पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई मध्य प्रदेश में लगभग 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक है। नेक्स्ट है, भारत के तटीय मैदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत इन्हीं के सही कथन आप बता सकते हैं कि सही कथन कौन सा है। उत्तर कूट चुनिए, सही उत्तर कूट चुनना आपको, ना कि गलत। इनमें से गलत सही बताना आपको। पश्चिम तटीय मैदान आधे डूबे हुए तटीय मैदानों का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही है। पूर्वी तटीय मैदान पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक स्थिति उपलब्ध कराता है, बिल्कुल गलत है। पूर्वी तटीय मैदान नहीं कराता, बल्कि कौन सा मैदान कराता है? पश्चिमी तटीय मैदान कराता है, पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान वृहद है यानी कि बड़ा है और एक उभरते तट का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में अच्छे डेल्टा विकसित किए गए हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 1, 3 और 4 सही है, सेकंड इसके अंदर गलत है। तो बड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, हरियाणा ग्रुप डी में आपका 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को बहुत सारे अन्य नामों से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को यानी कि तिब्बत के अंदर, यानी कि चीन के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को तसांग पो के नाम से जाना जाता है। और ये कहां कहां से होकर गुजरती है? भारत और बांग्लादेश से, चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक है, चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तसांगपो के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र असम के अंदर कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी कहा जाता है, जमुना नदी।
जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील, और ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। भारत की सबसे जो बड़ी है वो खारे पानी की जो झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी झील है? चिल्का झील है, और चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक प्रमुख हिमालयी नदी नहीं है? राइट ऑप्शन रहेगा कृष्णा, गंगा, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। तो कृष्णा नदी हिमालयी नदी नहीं है। कृष्णा नदी कैसी नदी है? प्रायद्वीपीय नदी है। कृष्णा नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है। और कौन से दक्षिण भारत की यह नदी है? दक्षिण भारत की नदी है। दक्षिण भारत की नदी है, एक प्रायद्वीपीय नदी है। और कहाँ से निकलती है ये? महाराष्ट्र से निकलती है। और महाराष्ट्र में भी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के अंदर होकर ये बहती है। बाकी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, जिसकी लंबाई लगभग 2525 मीटर है। 2525 मीटर है। कहां से उद्गम होता है गंगा नदी का? उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से, गोमुख से गंगा का उद्गम होता है। और ये कहां पर जाकर गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर समुद्र के अंदर जाके मिल जाती है। ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम की अगर मैं बात करूं, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। मध्य प्रदेश के अंदर जो अमरकंटक की पहाड़ी है, मध्य प्रदेश के अंदर अमरकंटक की पहाड़ी कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर, वहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और ये कहां पर गिरती है? खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर के अंदर जाकर नर्मदा नदी गिरती है। ब्रह्मपुत्र मैंने आपको बता दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला से यमुना नदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ठीक है। यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ये शिवालिक पर्वत से नहीं निकलती है। बंदरपुर जो इलाका वहां से निकलती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। यमुना नदी कौन सी नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है? ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी की। यमुना नदी गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। यमुनोत्री हिमनद से होता है इसका उद्गम। इसकी सहायक नदियां भी चंबल, बेतवा, केन, सिंध, हिंडन इसकी सहायक नदियां हैं। प्रयागराज में ये गंगा के अंदर जाकर मिल जाती है। तो यमुना नदी गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। नेक्स्ट, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी के अंदर प्रवाहित नहीं होती है? राइट ऑप्शन रहेगा तापी, या जिसको आप ताप्ती नदी बोलती हैं। बाकी कावेरी, गोमती और जो ब्रह्मपुत्र नदियां बंगाल की खाड़ी के अंदर प्रवाहित होती हैं, जबकि जो तापी नदी है या ताप्ती नदी है वो अरब सागर के अंदर जाकर गिरती है। कहां पर जाकर गिरती है? अरब सागर के अंदर। कहां से निकलती है ये? इसकी उत्पत्ति कहां से होती है तापी नदी की? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का एक बैतूल जिले से, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से इसका उद्गम होता है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसके अंदर ए करेक्ट रहेगा। बहुत बार एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि एक जलप्रपात का नाम है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है। कुंचिकल जलप्रपात कहां पर है? ये उराही नदी के ऊपर है। वराही नदी के ऊपर है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। कर्नाटक के अंदर शिमोगा जिले के अंदर है जोग जलप्रपात। ठीक है। कुंचिकल, या जिसको आप जोग जलप्रपात भी कहते हैं, जोग जलप्रपात कर्नाटक के अंदर है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर के अंदर जाकर समाप्त हो जाती है? अरब सागर के अंदर पूछा गया कौन सी नदी जाकर समाप्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कहां से होता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी अमरकंटक नामक स्थान से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जिसकी जो लंबाई है लगभग 1312 मीटर है। विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर यह नदी बहती है। और कौन सी घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है, भ्रंश घाटी। चिल्का झील कहां पर है? चिल्का झील भारत का पूर्वी तट ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ठीक है। खारे पानी की एक लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। चिल्का झील भारत की भी और एशिया की भी सबसे बड़ी लैगून झील है, यानी कि खारे पानी की झील है, जो उड़ीसा के अंदर स्थित है।
कौन सी नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है? उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी कौन सी है? यमुना नदी। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के अंदर बंदर पूंछ नामक इलाके से यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। और हरियाणा में यमुनानगर जिले का जो कलेसर नामक स्थान से, वहां से ये हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है और हरियाणा की पूर्वी सीमा को उत्तर प्रदेश से अलग करने का काम करती है। मोरनी पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? इंदौरी, दोहन, टांगरी। तो टांगरी नदी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। मोरनी की पहाड़ियों से टांगरी नामक नदी निकलती है। और किसकी सहायक नदी है ये? मारकंडा की सहायक नदी है। मारकंडा की सहायक नदी कौन सी नदी है? टांगरी नदी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी इनमें से कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में कृष्णा, महानदी, कावेरी, नर्मदा। मैंने आपको बताया था जो नर्मदा नदी है ये कहां पर जाकर गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी के अंदर न जाकर गिरकर कहां पर जाकर गिरती है? अरब सागर के अंदर जाकर गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली कैसी नदी है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश के अंदर अमरकंटक की पहाड़ियों से श्रेणी अगर आपसे पूछा जाए, मैकाल श्रेणी से इसका उद्गम होता है नर्मदा नदी का। भ्रंश घाटी से होकर ये बहती है। नेक्स्ट है, जल सतह के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच में वर्षा जल के भंडारण को क्या कहा जाता है? वर्षा जल के भंडारण को जलभृत कहा जाता है। भूजल सतह के नीचे कठोर चट्टान के परतों के बीच में वर्षा जल के भंडारण को भू जल भरित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो वर्षा जल है वो मृदा के अंदर जा जाके रिश्ता रहता है और उसी से, इसलिए ही इसको जलभरित कहा जाता है, यानी कि मृदा के अंदर जाके जल भर जाता है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी को कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी को सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। सतपुड़ा पर्वतमाला अलग करती है। कहां से होता है मैंने आपको बता दिया। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल की श्रेणी से होता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। तो ताप्ती भी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश। ठीक है, और बरंस घाटी के अंदर ये बहती है। कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? राइट ऑप्शन हैगा ब्रह्मपुत्र नदी। बहुत सारे नाम आपको बताए थे। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और असम के अंदर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश के अंदर इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, या पद्मा के नाम से। गंगा से मिलने के बाद पद्मा के नाम से आगे जाकर इसको बांग्लादेश के अंदर जाना जाता है। नेक्स्ट है, ज्योतिसर तीर्थ के निकट किस नदी का अस्तित्व है? ज्योतिसर तीर्थ कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। राइट ऑप्शन हैगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती, जहां पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ज्योतिसर तीर्थ, महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था। आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी के अंदर ज्योतिसर तीर्थ यानी कि जो सरस्वती नदी के निकट है, किसके द्वारा इसकी पहचान की गई थी? आदि शंकराचार्य के द्वारा। आदि शंकराचार्य के द्वारा। ठीक है, और शिव मंदिर का निर्माण वहां पर करवाया गया था ज्योतिसर तीर्थ के ऊपर। इनमें से कौन सी नदी भारत के पश्चिमी भाग के अंदर नहीं बहती है? पश्चिमी भाग के अंदर नहीं बहने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी। पश्चिमी भाग के अंदर नहीं बहती है। मैंने आपको बताया था कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। और महाराष्ट्र में भी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलती है। और महाबलेश्वर कहां पर है? महाराष्ट्र के सत्तारा जिले के अंदर है। ठीक है, ये गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, और दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां भी बहुत सारी हैं। तुंगभद्रा है, घाटप्रभा है, ठीक है, मूसी नदी है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। ठीक है, और इस नदी को लेकर, कृष्णा नदी को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में जल विवाद भी है। सदा बहने वाली नदी कौन सी है? सदा नीरा नदी किस नदी को कहा जाता है? यमुना नदी को कहा जाता है। कहां से होता है? उत्तराखंड से होता है। बंदरपूंछ चोटी से यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश और
हरियाणा, दिल्ली के अंदर बहती हुई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर गंगा के अंदर ये जाकर मिल जाती है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है 1776 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल नदी इसकी सहायक नदी है, सिंध नदी सहायक नदी है यमुना नदी की, केन नदी सहायक नदी है, बेतवा नदी इसकी सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर के अंदर जाकर नहीं गिरती है? ये तो मैंने आपको करवाई दिया, कावेरी नदी अरब सागर के अंदर नहीं जाकर गिरती है। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी, दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कावेरी नदी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कहां से इसका उद्गम होता है? दक्षिण पश्चिम कर्नाटक राज्य के अंदर। और कहां से? पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में। कहां से? बरमगिरी की पहाड़ियों से, बरमगिरी की पहाड़ियों से, बरमगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। पूर्व दिशा के अंदर बहती हुई और बंगाल की खाड़ी के अंदर ये जाकर गिरती है, अरब सागर के अंदर ये नहीं गिरती है। निम्न सभी नदियों का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है, सिवाय किसके? शिवालिक पर्वतमालाओं का यमुना नदी, यमुना तो कहां से निकलती है मैंने आपको बता दिया बहुत बार। मारकंडा नदी कहां से निकलती है? मारकंडा नदी ऑप्शन नंबर सी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, यमुनानगर और करनाल जिलों से होकर बहती है। मारकंडा नदी का नाम महर्षि मार्कंडे के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी गंगा नदी से कहां पर जाकर मिलती है? यमुना नदी गंगा नदी में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के अंदर जाकर मिलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है उत्तराखंड में, यमुनोत्री ग्लेशियर से उसका उद्गम होता है। सदा बहने वाली नदी यमुना नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान के अंदर बहते हुए कहां पर जाकर गिरती है? अरब सागर के अंदर जाकर गिरती है सिंधु नदी। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब इसकी सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा के अंदर बहती है? नर्मदा नदी पश्चिम दिशा के अंदर बहती है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मैकाल पर्वत श्रेणी से अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है मध्य प्रदेश के अंदर। और कहां से कहां तक बहने वाली नदी है? ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पूर्व से पश्चिम की ओर। कहां पर जाकर गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिरती है, खंबात की खाड़ी के अंदर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, यानी कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग या सुवर्ण रेखा? ऑप्शन नंबर डी सुवर्ण रेखा नहीं है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कामेंग है, सुबनसिरी है, दिहांग है। तिब्बत में मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर ये बहती है। अलग अलग नाम से इसको तिब्बत में जाना जाता है, भारत में, बांग्लादेश में। श्रवण रेखा नदी झारखंड में कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? झारखंड में रांची से निकलती है, रांची से, ठीक है। इसके किनारे रांची, जमशेदपुर, ठीक है, ये शहर इसके किनारे स्थित हैं। इंदौरी नदी का उद्भव किसके निकट से होता है? इंदौर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। मेवात की पहाड़ियों से, अगर आपसे पूछा जाए मेवात की पहाड़ियों से, इंदौरी नदी का उद्भव मेवात की पहाड़ियों से इंदौर किले के पास से होता है। वर्षा के ऊपर आधारित एक नदी है और दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है इंदौरी नदी। निम्नलिखित पर विचार करें और उक्त में से कौन सा सही है, यह आपको आंसर देना है। सांबर झील लवणीय झील है, चिल्का झील मीठे पानी की झील है, चिल्का झील तो खारे पानी की झील है, ये तो गलत है। वेमनाड झील पश्च जल झील है, तो कौन सा पहला और तीसरा सही है? ऑप्शन नंबर जी, ठीक है। सांबर झील लवणीय झील है, यानी कि भारत की खारे पानी की झील है। राजस्थान के जो अधिकांश नमक का उत्पादन इसी झील से होता है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये तो मीठे पानी की झील बोला गया है, तो खारे पानी की झील है ये तो, ठीक है। उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। वेमनाड झील कहाँ पर है? केरल के अंदर है। वेमनाड झील केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील है वेमनाड झील, ठीक है। तो इसके अंदर बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? पश्चिम की ओर इनमें से कौन सी नदी नहीं बहती है? नेत्रावती, काली नदी, पंप और पंबन नदी या वेपर नदी? राइट ऑप्शन रहेगा काली नदी, काली नदी, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। काली नदी का उद्गम उत्तराखंड के अंदर पिथौरागढ़ जिले से होता है, ठीक है।
निम्नलिखित पर विचार करके सही को चुनना है। बराक नदी मणिपुर और मिजोरम के अंदर बहती है, ठीक है। पटकाई बुम नागा पहाड़ियां, लुसाई पहाड़ियां जो झूम कृषि करने वाले जनजातीय समूह के द्वारा आवासित हैं, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन सही हैं। बराक नदी का उद्भव मणिपुर से होता है। बराक नदी भारत का मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम, बांग्लादेश के रास्ते कहां पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर ये गिरती है। पटकाई बुम पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, लुसाई पहाड़ियां, ठीक है, ये कहाँ तक फैली हुई है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर तक ये फैली हुई हैं। पटकाई बम, गारो, खासी, जैंतिया, लोसाई पहाड़ियां ये सब इसके अंदर शामिल है और यहाँ पर झूम की खेती की जाती है। नीचे कुछ ताजे पानी के जल निकाय दिए गए हैं, उन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का आपको चयन करना है कि इसमें से सही कौन सा है। आइस कैप, भीमजल नदी, नदी आइस कैप, भीमजल, भीमजल आइस कैप नदी, नदी भीमजल आइस कैप, यानी कि तीन आपको दिए गए हैं, नदी, आइस कैप, भीमजल। देखो सबसे पहले तो पृथ्वी के ऊपर ताजे पानी का जो सबसे बड़ा भंडार है वो कहां से? ग्लेशियर यानी कि आइस कैप के अंदर होता है। आइस कैप यानी कि ग्लेशियर। तो यहां से हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन? ताजे पानी के जल निकाय, तो सबसे ज्यादा तो आइस कैप ही आएगा पहले नंबर पर। ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार ग्लेशियर से तो आता है पानी नदियों के अंदर, ठीक है। झीलों के अंदर पानी क्या होता है? ठहरा हुआ पानी होता है, स्थिर पानी होता है। और नदियों के अंदर वर्षा का पानी और बहुत सारे अन्य स्रोतों से भी पानी आता है, तो सबसे बाद में तो नदी आएगा, ठीक है। तो आइस कैप, भीम जल, नदी, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नदियों में पानी लगातार बहता रहता है, इसमें जल की मात्रा कम होती है, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, कासनोटी या कृष्णावरी धारा राजस्थान की पहाड़ियों से निकलती है। मोरनी, शिवालिक, जयपुर या जैसलमेर? राइट ऑप्शन रहेगा मोरनी। कासनोटी या जो कृष्णावरी धारा है वो अरावली की पहाड़ियों से मोरनी क्षेत्र से निकलती है और आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर ये खेती करने के लिए काम आती है इनका पानी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है? राइट ऑप्शन रहेगा गोदावरी, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी प्रणाली जो है वो गोदावरी है, सबसे पहले नंबर पर गंगा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर के पास सह्याद्री से निकलती है। गोदावरी जो नदी है महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर के पास सह्याद्री से निकलती है और पश्चिम घाट से पूर्वी घाट तक दक्कन के पठार पर यह बहती है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1465 मीटर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों के अंदर नहीं होता है? साइबी, बेड़च, दोहन या चेनाब नदी? राइट ऑप्शन रहेगा चेनाब नदी। चेनाब नदी का उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में एक जिला है लाहौल स्पीति जिले के पास से बाड़ा लाचा दर्रा है, बाड़ा लाचा दर्रा। तो बाड़ा लाचा दर्रा भी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। वहां से चंदर और भागा दो नदियों के रूप में, चंदर और भागा दो नदियों के रूप में इसका उद्गम होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही और आज का टेस्ट क्वेश्चन है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन था भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? अप्रैल 1951 में। तो आप हमारे टेलीग्राम को, व्हाट्सएप चैनल को और इंस्टाग्राम को तीनों को ज्वाइन कर लेंगे। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।